नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, और मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान की सीधी बिजाई और संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। इस समय देश भर में किसान भाई धान की बुआई की तैयारी में जुटे हुए हैं। धान की सीधी बिजाई से न सिर्फ जल की बचत एवं ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में कमी आती है, बल्कि श्रमिकों में होने वाली व्यय की बचत भी होती है। धान की सीधी बिजाई की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाई नमस्कार, एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूँ धान की सीधी बिजाई के ऊपर चर्चा करने के लिए। 3 प्रमुख फायदे हैं जैसा कि आप जानते हैं धान की सीधी बिजाई के। पहला पानी की बचत, दूसरा श्रम की बचत और तीसरा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी। जो प्रमुख किस्में हैं, अगर हम बासमती धान की बात करें तो उसमें कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 शामिल हैं। ये किस्में करीब 120 से लेकर 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो मध्यम अवस्थ की किस्में हैं, जैसे 140 दिन के अंदर पककर तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और पूसा बासमती 1885 शामिल हैं। इसके अलावे जो लंबी अवधि की किस्में हैं जो कि 155-160 दिन के अंदर पककर तैयार होती हैं, उसमें पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1728 और पूसा बासमती 1886 शामिल हैं। आप जानते हैं पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोधी किस्में हैं। ये सभी किस्में धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। बहुत सारे किसान भाई 1509 और 1121 को लंबे समय से धान की सीधी बिजाई में प्रयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन किस्मों का बीज प्राप्त कर लिया होगा और अब आप धान की बिजाई की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ किसान भाई सीधी बिजाई पहले से कर चुके हैं, कुछ लोगों ने अपना बेहन डालने की तैयारी कर ली है। एक बार पुनः मैं चर्चा करूंगा किस प्रकार से हम धान की सीधी बिजाई करें और क्या क्या सावधानियां उसमें बरतें। पहली बात आती है बीज की क्या मात्रा हम प्रयोग करेंगे। तो ड्रिल के द्वारा जो जीरी बिजाई के लिए ड्रिल बना है या लकी ड्रिल है, इसमें करीब 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। बीज का उपचार, अगर आपने बीज अपना प्रयोग करना है तो 10% नमक के घोल में बीज को डुबो करके रखिए। पहले घोल बना लीजिए, इसमें 1 किलोग्राम नमक 10 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसमें करीब 8 किलोग्राम बीज डाल करके थोड़ी देर एक डंडे से हिलाइए। जो भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, हल्के बीज ऊपर तैरते हैं। हल्के बीजों को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और जो बैठे हुए बीज हैं उनको निकाल कर पानी से 3-4 बार अच्छी तरह से धो दीजिए ताकि नमक का प्रभाव समाप्त हो जाए। और इसके बाद इन बीजों का उपचार, जो 2 दवाएं हैं विशेष रूप से, स्टेप्टोसाइक्लिन जिसकी 2 ग्राम मात्रा और बावेस्टिन जिसकी 20 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में घोल करके, और ये 8 किलो बीज जो छटा हुआ बीज है नमक के पानी के घोल से, उसको इस घोल में डुबो कर 24 घंटे रखिए। 24 घंटे के बाद बीज को बाहर निकालिए और उसको छाए में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। अब ये बीज बुआई के लिए तैयार है। इसके पहले आपको खेत की तैयारी कर लेनी होगी और हम धान की सीधी बिजाई 2 प्रमुख तरीकों से करते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहला तर बतर विधि, जिसमें कि गेहूं की कटाई के बाद धान जो खेत है उसकी हम अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद उसको लेजर से लेवलिंग करते हैं, फिर खेत में हम पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद जब खेत में बत्तर आ जाता है तो उसकी हम जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद 2-3 बार जुताई करने के बाद उसको हम लेजर से फिर लेवलिंग कर देते हैं, पाटा चला देते हैं ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरह से दब जाए, सॉलिड हो जाए।
ऐसा करने से जो नमी है लंबे समय तक बनी रहती है, नमी उड़ती नहीं है। अब ये खेत आपके लिए बिजाई के लिए तैयार है। इसमें जो जीरी का ड्रिल है बिजाई का या लकी ड्रिल है, उसमें दवा की छिड़कने की व्यवस्था भी होती है, खरपतवार नाशी दवा की छिड़कने की। इन किसी भी ड्रिल्स के द्वारा आप बुझाई करिए। बिजाई में जो है कतार से कतार की दूरी करीब 8 से 9 इंच के आसपास होती है और इस विधि में बीज की गहराई हम तकरीबन 1.5 इंच के आसपास रखते हैं। बिजाई करने के बाद फिर उसको हम हल्का पाटा लगा देते हैं और करीब 1 हफ्ते का समय लगता है। 7 से 8 दिन के अंदर अंकुरण हो जाता है। अभी आप जैसा कि खेत में पिक्चर जो आ रही है उसमें आप देख पा रहे हो कि बीज अंकुरित हो चुका है सीधी बिजाई करने के बाद। दूसरा तरीका जो हम बुआई के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें गेहूं की कटाई के बाद खेत की जुताई करने के बाद लेजर चलाते हैं और लेजर चलाने के बाद पहले हम ड्रिल से धान की बिजाई कर देते हैं और बिजाई करने के बाद फिर हम पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद उसमें अंकुरण जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि बीज की गहराई हम थोड़ी कम रखते हैं, करीब आधा पौना इंच के आसपास रखते हैं, क्योंकि ऊपर से जब पानी लगाते हैं ज़्यादा नीचे ज़्यादा बीज होगा तो उसके अंकुरण में कई बार दिक्कत आती है। बीज बहुत नीचे दब गया तो सड़ भी सकता है, तो इसको हम हल्का ऊपर बीज रखते हैं, उसमें अंकुरण बहुत अच्छी तरह से होता है। इसका भी आप जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, बुझाई करने के बाद खेत में पानी लगाया जा रहा है और इसमें अंकुरण थोड़ा और जल्दी हो जाता है। 4 दिन 5 दिन के अंदर अंकुरण अच्छी तरह से हो जाता है। और दोनों ही तरीकों में जब हम धान की बिजाई कर लेते हैं तो जब तरबतर विधि से बिजाई करते हैं तो उसमें बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथिलिन नामक दवा आती है। अगर लकी ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें व्यवस्था होती है कि साथ के साथ छिड़काव कर सकें। इसके लिए 1200 से लेकर के 1500 मिलीलीटर दवा आप 200 से 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करते हैं। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का काम करता है। जो खरपतवार निकलते हैं वो सब नहीं निकल पाते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह से जो हम अगर पानी बुआई के बाद लगाते हैं तो उसमें जब ही अगले दिन या 1-2 दिन बाद खेत में चलने लायक हो जाता है, उस समय हमको पेंडिमिथिलिन दवा का छिड़काव कर लेना चाहिए। अब हम ये बताना चाहेंगे आपको कि दोनों विधियों में क्या विशेष अंतर है। अगर हम तरबतर विधि से धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब हम पानी लगाते हैं और उसके तुरंत बाद अंकुरण खरपतवार का हो जाता है और जुताई करने के साथ साथ वो खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। एक और इसका फ़ायदा होता है कि अगर धान की जो पुरानी पिछले साल जो किस्म खेत के अंदर लगाई गई है उसके बीज अगर खेत में रह जाते हैं तो वो भी पहली बार पानी लगाने के साथ ही बीज जम जाते हैं और जब जुताई करते हैं तो वो सब पौधे मर जाते हैं, जिससे जो आप नई किस्म की बिजाई कर रहे हैं उसकी शुद्धता बनी रहती है। अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस खेत में पिछली बार धान की वही किस्म लगाई गई थी और उसी किस्म को दूसरी बार भी आप लगा रहे हैं, तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर किस्म आप बदल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब हम बिजाई के तुरंत बाद पानी लगाते हैं तो उस तरीके में खरपतवार की समस्या थोड़ा ज़्यादा आती है और उसको हमको अच्छी तरह से नियंत्रित करना चाहिए। जब पेंडिमिथिलिन का छिड़काव करते हैं, इससे काफ़ी खरपतवार का शुरू की अवस्था में नियंत्रण होता है और इसके बाद करीब 20 से 22 दिन बाद हम पहली बार खेत में पानी लगाते हैं और उस पानी लगाने के बाद जब खेत में चलने लायक हो जाता है तो उसमें हम नामनी गोल्ड दवा का छिड़काव करते हैं, जिसमें करीब 100 मिलीलीटर मात्रा में दवा 200-250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो खरपतवार उगे होते हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। ये अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम धान की सीधी बिजाई से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं, वातावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन उसमें कमी ला सकते हैं और जो श्रमिकों में हमारा व्यय होता है 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति एकड़, उसमें भी कमी आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात पानी की बचत होगी। धान की सीधी बिजाई करने में फसल की अवधि भी करीब 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन आमतौर पे कम हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है अभी आपके पास समय है, करीब 25 मई से लेकर के 10 जून तक का उपयुक्त समय होता है धान की सीधी बिजाई करने का। अगर आपने नहीं किया है तो अभी आपके पास समय है, आप धान की सीधी बिजाई 10 जून तक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, संरक्षित खेती पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद होती है।
खासतौर पे सब्जियों के संरक्षित खेती से न सिर्फ बेमौसमी सब्जी उत्पादन लिया जा सकता है बल्कि अच्छी उपज भी प्राप्त की जा सकती है। जी बिल्कुल। और आज हम संरक्षित अवस्था में टमाटर उत्पादन की किस्मों और अन्य समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी लेकर आए हैं, जिसे बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह। इसको जब हम बाहर लगाते हैं खुले खेत में तो इसकी जो आयु होती है पौधे की वो लगभग 3.5 महीने 4 महीने में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस इसके अंदर या संरक्षित संरचनाओं में लगाते हैं तो इसकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 10 से 11 महीने तक की होती है। और तो आपको एक लंबा पीरियड मिलता है जिसमें आप फल की तुड़ाई कर सकते हैं। इसलिए जब हम किस्मों का चयन करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो किस्में हम अंदर लगाने के लिए संरक्षित संरचनाओं में लगाने के लिए उपयोग करते हैं वो असीमित बढ़वार वाली होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये किस्म जो है ये असीमित बढ़वार वाली है और ये 20-25 फुट तक ऊपर बढ़ सकती है। और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा इसकी जो संकर किस्म विकसित की गई है पूसा रक्षित। इसके अलावा एक दूसरी किस्म है पूसा टमाटर संरक्षित 1 जो कि जिसके फल गोल आकार के होते हैं और आप देख सकते हैं इस अच्छे किस्म के फल होते हैं और गुच्छों में इनकी फलत होती है। इसके अलावा चेरी टमाटर की हमारी 2 प्रजातियां जो कि संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं पूसा चेरी 1 गोल आकार के फलत वाली होती है और लाल रंग की होती है। दूसरी किस्म है हमारी कि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2। पूसा जो गोल्डन चेरी नंबर 2 है ये सुनहरे आकार के इसके रंग के फल होते हैं और गोल आकार के होते हैं और ये बहुत ही इसमें जो बीटा कैरोटीन है विटामिन ए की जो मात्रा है बहुत अधिक है और इसमें जो विटामिन सी की मात्रा है एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इसको कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो एक्सिलरी बड होता है जो ये यहाँ से नया सूट निकलता है इसको हम लेते हैं और इसको जो मृदा रहित माध्यम है उसमें आप लगा देते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर इसमें जड़ों का फुटाव हो जाता है और उन जड़ों की निकलने के बाद आप 22 से 25 दिन के अंदर इसको ज़मीन में रोपित कर सकते हैं और उससे आपकी ये फसल तैयार हो जाती है। और इसमें जो हम दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो करीब 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस पर हम हमेशा सिंगल स्टेम एक ही तने को लेके चलते हैं। लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में हमें जो शुद्ध आय होती है वो लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास होती है। इस समय जब गर्मी का मौसम होता है तो इसमें थोड़ा कीट पतंगों की समस्या बढ़ जाती है। जैसे कि इस समय जो रस चूसक कीट हैं उनकी तीव्रता हो जाती है, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो या जो हमारी माइट है रेड माइट है स्पाइडर माइट, तो वो लाल मकड़ी की समस्या हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो एलो स्टिकी ट्रैप हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपके पॉली हाउस या नेट हाउस या जो भी संरक्षित संरचना है उसके अंदर जो कीटों की संख्या कितनी हो चुकी है। इसके लिए आप नीम सीड कर्नल ऑयल जो है नीम का तेल है 5 मिलीलीटर तेल को प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी इसकी रोकथाम हो सकती है। इसके अलावा जो सफ़ेद मक्खी है उसके लिए आप 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड दवाई को 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और जो हमारी लाल मकड़ी है उसके लिए आप ओवेरान या ओमाइड नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। हरियाणा से कृष्ण कुमार तोमर जी ने फूल गोभी में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में कवक जनित स्टॉक रॉट और जीवाणु जनित सॉफ्ट रॉग रोगों का संयुक्त रूप से प्रकोप हुआ है। इन दोनों बीमारियों की संयुक्त रोकथाम हेतु कटाई के 10 से 15 दिन पहले रिडोमल की 30 ग्राम मात्रा और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। प्रदीप कुमार जी ने आम के बहुत ही काले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु बौर या मंजरियां निकलते समय कैराथन नामक फफूंदीनाशक का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से निर्भय सिंह जी ने आम में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में एंथ्रेक्नोज नामक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ईश्वेंद्र सिंह ठाकुर जी ने टमाटर के तने में काला दाग लगकर टूटने की समस्या बताई है।
आपकी फसल में फफूंद जनित रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सिरप या बाविस की 400 ग्राम की मात्रा 2 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 28 एवं 29 मई को राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज आंधी, बिजली चमकने और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश की संभावना है। 28 एवं 29 मई को केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 28 से 30 मई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, माहे में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं, बिजली चमकने एवं गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 28 एवं 29 मई को मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु तट के आसपास हवा की गति 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 31 मई से 2 जून के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल और द्वीपों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी खेती किसानी से जुड़ी आपकी समस्याओं के लिए जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता जरूर लिखें। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार होता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।